हेलो, वेलकम टू दिस चैनल। आज हम लोग सॉल्व करेंगे इसरो का टेक्निकल असिस्टेंट का मैकेनिकल ब्रांच का पेपर, जो कि 2017 का है और ये SDSC का है, सतीश धवन स्पेस सेंटर। इसको हम 2-3 पार्ट में सॉल्व करेंगे। तो आज पहला पार्ट है, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, इन ए सिंगल पॉइंट टर्निंग ऑपरेशन with a cemented carbide and steel combination having a Taylor exponent 0.25, if the cutting speed is halved the tool life will be। तो टूल लाइफ के बारे में पूछा है। हम लोग को तो पता है टेलर्स टूल लाइफ इक्वेशन एक होता है। टेलर्स टूल लाइफ इक्वेशन होता है V1 T1 टू द पावर n इक्वल टू कांस्टेंट। इधर n का वैल्यू दे दिया है 0.25, इसको हम लोग 1/4 भी लिख सकते हैं। और बोला है कि कटिंग स्पीड अगर हाफ कर दी, तो V2 अगर V1 का हाफ कर दिए तो टूल लाइफ क्या होगा, T2 क्या होगा, ये हम लोग का गिवन है। इसको अलग रख देते हैं। तो V1 T1 टू द पावर n इक्वल टू V2 T2 टू द पावर n। V1 T1 n 1/4 है, V2 बोला है V1/2, T2 टू द पावर 1/4। तो T2/T1 आ जाएगा टू द पावर 1/4 इक्वल टू 2 इधर है, इधर शिफ्ट हो जाएगा, 2 इधर आ गया। तो T2/T1 इक्वल टू 2 टू द पावर 4 इम्प्लाइज T2 इक्वल टू 16 टाइम्स ऑफ T1। तो हम लोग का जो टूल लाइफ हो जाएगा वो 16 गुना हो जाएगा। ठीक है। तो इसमें जो है वेराइटी ऐसे आता है, इसमें n का वैल्यू चेंज करते रहता है। जैसे कि n 0.5 दे देगा, 0.5 दे देगा तो अगर टूल लाइफ है 2 टू द पावर 2 हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। अगर n आपका 0. इधर 25 दे 2 0 कर दिया, 2 0 मतलब ये आपका 2 टू द पावर 5 हो जाएगा, 32 टाइम्स हो जाएगा। इस टाइप का वैरायटी है वो दे सकता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्रेसिंग ए डायमेंशन ऑफ 18.3 प्लस 0.0 माइनस 0.002, ये जो है पूछा है कौन सा टाइप का टॉलरेंस है, यूनिलेटरल ना बायलेटरल ना लिमिटिंग डायमेंशन ना ऑल ऑफ दिस। जो होता है आपका टॉलरेंस, एक होता है अपर लिमिट और एक होता है लोअर लिमिट। अगर आपका एक ही साइन है, माइनस माइनस नहीं तो प्लस प्लस, ये आपका यूनिलेटरल में आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में देखिए 0 दिया है, तो 0 भी तो उसका कुछ वैल्यू नहीं होता है। तो इधर 0 प्लस दे दिया, नहीं तो -0 ऐसे भी दे सकता है। अपर लिमिट माइनस कर देगा, लोअर लिमिट 0 कर देगा, ये भी आपका यूनिलेटरल में ही जाएगा। अगर कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव है, अपर लिमिट पॉजिटिव और लोअर लिमिट नेगेटिव दिया है और उसमें कुछ वैल्यू दिया है, तभी जाके वो बायलैटरल होगा, नहीं तो बाकी सब यूनिलेटरल ही होगा। तो इसका आंसर होगा यूनिलेटरल ए। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। इन साइकोमेट्रिक चार्ट व्हाट डज वर्टिकल डाउनवर्ड लाइन रिप्रेजेंट्स। तो हम लोग का जो साइकोमेट्रिक चार्ट है इसको हम देखेंगे, इस टाइप का दिखता है साइकोमेट्रिक चार्ट। इधर रहता है ड्राइवर टेम्परेचर, इधर रहता है आपका मेगा ह्यूमिडिटी रेशियो। ये है आपका ह्यूमिडिटी रेशियो। तो इसमें जो है, इसको अगर 0 लेते इसको 1,
ये आपका 2, इसको 3, इसको 4। मेनली ये चार्ट और मतलब प्रोसेस होता है। तो ये पूछा है वर्टिकल डाउनवर्ड लाइन। वर्टिकल लाइन होता है 0 to 4। 0 to जो 4 है ये आपका डीह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस है। डीह्यूमिडिफिकेशन 0 to 1 है सेंसिबल हीटिंग, 0 to 2 सेंसिबल कूलिंग, 0 to 3, 0 to जो 3 है ये आपका ह्यूमिडिफिकेशन है। ये आपका ह्यूमिडिफिकेशन होगा। और सेंसिबल कूलिंग है आपका 0 to 2, सेंसिबल हीटिंग है 0 to 1। तो आंसर होगा उसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ मोस्ट लिक्विड विथ राइज इन टेम्परेचर। पूछा है कि डायनेमिक विस्कोसिटी क्या होगा अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे। तो अगर हम प्लॉट देखेंगे म्यू वर्सेस टेम्परेचर का, ये आपका लिक्विड कर्व हो गया, ये आपका गैस हो गया। तो जैसे ही हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे लिक्विड का आपका विस्कोसिटी डिक्रीज होते जा रहा है। देखिए डिक्रीज होते जा रहा है, लेकिन इन केस ऑफ गैस विस्कोसिटी इंक्रीज होते जा रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड घटेगा, और अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो गैस इसका बढ़ेगा। तो डायनेमिक विस्कोसिटी मोस्ट लिक्विड विद राइजिंग टेम्परेचर डिक्रीजेस पी। और विस्कोसिटी होता है आपका शियर स्ट्रेस बाय वेलोसिटी ग्रेडियंट, टाउ बाय डी यू बाई डी वाई। कभी कभी इसका ऐसा यूनिट भी पूछ देता है, जैसे कि इसका ऐसा यूनिट क्या है, ऐसा यूनिट होता है पास्कल सेकेंड। इसको तोड़ के हम लोग न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। न्यूटन सेकेंड को केजी में तोड़ेंगे तो केजी बाई मीटर सेकेंड होता है। इसका सीजीएस यूनिट भी पूछ देता है कभी कभी। सीजीएस यूनिट पूछ देता है, तो सीजीएस यूनिट है पॉइस। अगर हम लोग पता होगा तो 1 पॉइस इक्वल टू 0.1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ये रिलेशन बहुत बार पूछ चुका है। तो पॉइस को और डाइन में भी लिख सकते हैं, डाइन सेकेंड पर cm स्क्वायर। दूसरा क्वेश्चन चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। द जूल केल्विन एक्सपांशन थ्रोटलिंग प्रोसेस इज। जानते हैं थ्रोटलिंग जो होता है वो हाईली इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो ये आंसर होगा बी। थ्रोटलिंग के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। अगर टी और पी के हम प्लॉट डायग्राम करेंगे, जूल केल्विन एक्सपांशन अगर देखेंगे तो इस टाइप का लाइन आता है। ये आपका हो गया कूलिंग रीजन बोलते हैं, ये आपका हीटिंग रीजन। इसमें आपका नेगेटिव स्लोप होता है, इसका पॉजिटिव स्लोप होता है। जूल कोएफिशिएंट का पॉजिटिव स्लोप होता है, और इसको हम लोग बोलते हैं इन्वर्सन लाइन। इन्वर्सन लाइन डेल टी अपॉन डेल पी। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि जूल थॉमसन कोएफिशिएंट में, जूल केल्विन कोएफिशिएंट में आपका एंथैल्पी तो कांस्टेंट रहता ही रहता है, और अगर आइडियल गैस का इसको पूछेगा तो इसका वैल्यू 0 होता है। दिस इज फॉर आइडियल गैस।
अगर कभी कभी इसका वैल्यू भी पूछ देता है, डेल टी अपॉन डेल पी का वैल्यू होता है आपका 1/CP टी डेल पी अपॉन डेल टी माइनस पी। ये कभी कभी डायरेक्ट भी पूछता है, 4 ऑप्शन दे देगा, ठीक है। डेल टी अपॉन डेल पी क्या होगा, एक कांस्टेंट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। रैंकिन साइकिल कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग प्रोसेस। ये रैंकिन साइकिल जो होता है, पहले रैंकिन साइकिल ड्रॉ कर लेते हैं। तीन तो प्लॉट में ड्रॉ करूँगा। एक होता है टीएस प्लॉट में आपका ऐसे दिखेगा, टी वर्सेस ऐसे करेंगे। प्रोसेस 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4। प्रोसेस 1 to 2 जो होता है वो होता है आइसेंट्रोपिक एक्सपांसन। आइसेंट्रोपिक एक्सपांसन होगा। प्रोसेस 2 to 3 जो है ये आपका कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन, कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन जो कि कंडेंसर से होगा। ये जो एक्सपेंशन होगा ये टरबाइन में होता है, ये होगा आपका कंडेंसर में। और जो 3 to 4 है, 3 to 4 जो होगा वो होगा आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन जो कि कंप्रेस करके पंप में होगा, कंप्रेशन पंप में। नेक्स्ट 4 to 1 होता है आपका कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। ये बॉयलर में हीट एडिशन होता है जो कि कांस्टेंट प्रेशर होता है, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन इन बॉयलर। तो ऑप्शन को अगर देखेंगे तो ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर। और बाकी 2 प्लॉट भी मैं कर देता हूँ, मतलब टी वर्सेस एच तो एक होता ही है, और एक तो पी वर्सेस बी और एक एच वर्सेस एस, एंथैल्पी और एंट्रोपी का भी होता है। पी वर्सेस बी लेते हैं, कैसे होता है पी बी का डायग्राम ऐसे होता है। इसका एक क्रिटिकल पॉइंट होता है, ये हो गया 1 to 2, ये 2 to 3, 3 to 4, 4 to 1। और एक होता है एच वर्सेस एस, एंथैल्पी वर्सेस एंट्रोपी। इसको मॉडलर डायग्राम बोलते हैं। मॉडलर डायग्राम का थोड़ा बैंड हो गया होता है यहाँ पर इसका क्रिटिकल पॉइंट होता है। इसका अगर ये कांस्टेंट प्रेशर का लाइन देखेंगे यहाँ से जाता है, ये हो गया 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4। इसका क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पर होता है। तो 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एसआई यूनिट ऑफ केल्विन, सी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, द ऑस्टेनेटिक स्टेनलेस स्टील कंटेंट्स। ऑस्टेनेटिक स्टील जो है उसको 18/8 भी बोलते हैं, 18/8 स्टील।
जिसमें आपका प्राइमरी जो क्रिस्टलन स्ट्रक्चर होता है वो ऑस्टेनाइट होता है। ऑस्टेनाइट जो का स्ट्रक्चर जो एफसीसी होता है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर एफसीसी होता है। और इसको ऑस्टेनिटिक स्टील को जनरली हम लोग स्टीम जनरेटर, बॉयलर जिसको बोलते हैं, स्टीम जनरेटर, आपका सुपर हीटर, प्री हीटर, ये सब में यूज करते हैं, जिसमें आपका हाई कोरोजन रेजिस्टेंस और हाई टेम्परेचर टेंशन एंड क्रीप रेजिस्टेंस होता है। इसीलिए इस स्टील को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है आपका पावर प्लांट में। तो ऑप्शन के हिसाब से 18/8, तो 18 जो होता है वो आपका क्रोमियम होता है, 8 होता है आपका निकेल होता है। तो उसके हिसाब से देखेंगे तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें लिखा है इन 2 स्टेज रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर सक्शन प्रेशर इज 1.5 एंड डिलीवरी प्रेशर इज 52 bar with a perfect intercooler in both stage follow same polytropic process. The intermediate pressure पूछा है 2 स्टेज रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। 2 स्टेज मतलब हम लोग को P2 पूछा है, इंटरमीडिएट हम लोग को पता है। तो इनिशियल का सक्शन प्रेशर दिया P1 दिया है और डिलीवरी P3 भी दिया है। तो 2 स्टेज में रूट ओवर होगा 50 आपका 1.5 इंटू 54, अगर मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 15, ये आपका 81 होगा, 81 का 9 बार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। Calculate the change in length of steel bar whose temperature is raised by 125 डिग्री सेंटीग्रेड। ये देंगे 125 डिग्री सेंटीग्रेड। कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा दे दिया है 12 × 10⁻⁶ डिग्री सेंटीग्रेड पर डिग्री सेंटीग्रेड। इनिशियल लेंथ ऑफ बार, लेंथ दिया है 3 मीटर। चेंज इन लेंथ पूछा है, क्वेश्चन में मीटर में दिया, लेकिन आंसर देखिए सब में सेंटीमीटर है। अगर हम मीटर में निकालेंगे तो आंसर गलत हो जाएगा, इसलिए इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं। 3 मीटर ये आपका हो गया, 1 मीटर इक्वल 100 सेंटीमीटर, तो 3 मीटर 300 सेंटीमीटर, राइट। तो हम लोग को इधर चेंज इन लेंथ पूछा है। चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला होता है del L इक्वल टू L अल्फा del T। अगर हम लोग पुट करेंगे पूरा तो L आपका आ गया 300, आपका अल्फा हो गया 12 × 10⁻⁶ और T हो गया 125। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 0.45। तो अगर आप ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन बी हो गया। थर्मल स्ट्रेस का आपका 2-3 सवाल पूछता है, जैसे कि थर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, ई अल्फा del T। और इसमें तो एक क्वेश्चन पूछ लिया है चेंज इन लेंथ। चेंज इन लेंथ होता है एल अल्फा del T। स्ट्रेन भी कभी कभी पूछता है, स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ, तो इसको डालेंगे तो अल्फा del T आएगा। और एक चीज़ बार बार पूछता है कि थर्मल स्ट्रेस क्या होगा अगर बाहर एक तो है फ्री टू एक्सपांड होता है। फ्री टू एक्सपांड अगर है, फ्री वर्ड आ गया मतलब थर्मल स्ट्रेस जीरो ही आ गया उसका आंसर। थर्मल स्ट्रेस नहीं होता है अगर फ्री टू एक्सपांड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। बोला कि द हीट फ्लोज फ्रॉम ए कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी विथ एड ऑफ एन एक्सटर्नल सोर्स, द स्टेटमेंट इज गिवन बाय।
ये तो डायरेक्ट स्टेटमेंट है आपका क्लॉजेस का, आंसर सी होगा। आपका क्लॉजेस जो स्टेटमेंट होता है वो बोलता है कि सपोज ये एक हॉट बॉडी है, एक रेफ्रिजरेटर है, ये आपका सोर्स है, ये आपका सिंक है। अगर कोल्ड बॉडी, इसको कोल्ड बॉडी पकड़ लेते हैं, इसको हॉट बॉडी बोलते हैं। तो कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी को अगर एनर्जी ट्रांसफ़र करना है तो आपका कुछ एक्सटर्नल वर्क डन चाहिए, नहीं तो नहीं होगा। इसमें जनरल COP पूछता है। COP आपको पता है रेफ्रिजरेटर होता है Q2/Q1 - Q2। अगर आपका हीट पंप का पूछ दिया तो आपका Q1 डिजायर्ड इफेक्ट आपका Q1 होता है, इसमें Q2 होता है, Q1 - Q2। और एक रिलेशन पूछता है COP ऑफ आपका हीट पंप इक्वल टू COP ऑफ रेफ्रिजरेटर +1। ये वाला रिलेशन भी पूछता है बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स स्टेटमेंट। ऑप्शन ए बोला है नो थर्मोडायनेमिक साइकिल कैन हैव थर्मल एफिशिएंसी ऑफ 100%। फॉल्स पूछा है तो सही स्टेटमेंट है ऑप्शन बी, ऑल रिवर्सिबल साइकिल ऑपरेटिंग बिटवीन द सेम टू थर्मल रिजर्व हैव सेम थर्मल एफिशिएंसी। ये भी सही है। ऑप्शन सी, थर्मल एफिशिएंसी ऑफ इरिवर्सिबल साइकिल इज मोर देन रिवर्सिबल साइकिल। ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू कार्नोट थ्योरम बोलता है कि ऐसा कोई भी साइकिल नहीं है कोई जिसका कि एफिशिएंसी रिवर्सिबल साइकिल से ज़्यादा, मतलब कि एफिशिएंसी ऑफ रिवर्सिबल साइकिल इज ऑलवेज ग्रेटर देन एफिशिएंसी ऑफ इरिवर्सिबल साइकिल। तो इस हिसाब से देखें तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, क्योंकि फॉल्स पूछा है, फॉल्स स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 13, बर्नौलीज इक्वेशन इज डिराइव्ड बेस्ड ऑन द फॉलोइंग अजम्पशन। अजम्पशन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन पूछे। बर्नौलीज इक्वेशन जो होता है हम लोग का P/ρg प्लस V²/2g प्लस Z इक्वल टू कांस्टेंट। देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी इन ए लिक्विड एंड फ्लो इज यूनिफॉर्म। ये तो सही है। द फ्लो इज रोटेशनल, ये गलत है। रोटेशनल नहीं, आपका बर्नौलीज इक्वेशन में इररोटेशनल अजम्पशन होता है। फिर लिखा है एक्सेप्ट ग्रेविटी एंड प्रेशर नो एक्सटर्नल फोर्स ऑन लिक्विड। राइट, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। द फ्लो इज विस्कस है, नहीं, ये हम लोग का इसमें बर्नौलीज इक्वेशन में अजम्पशन रहता है फ्लो इज आइडियल। आइडियल मतलब नो विस्कोसिटी, तो ये वाला गलत होगा। तो क्वेश्चन पूछा है बर्नौलीज इक्वेशन डिराइव, तो आपका वो 1 और 3 आ जाएगा। 1 और 3 ए में है, तो आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 14, गांट चार्ट इज यूज्ड फॉर। गांट चार्ट जो होता है प्रोडक्शन शेड्यूल, ये एक मतलब टूल होता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का, जो प्रोडक्शन शेड्यूल एंड प्लानिंग में यूज होता है। तो आपका सी होगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, टू आइडेंटिकल simply supported beam in which beam A carries a central load W and beam B carries a uniformly distributed load such that WL equal to W, where W uniformly distributed load and L span of the identical beam. Then ratio of maximum deflection between B and A. तो ये बोला कि दो ठो सिंपली सपोर्टेड है, में पॉइंट लोड लगा है W, दोनों का लेंथ है ये आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है W पर यूनिट लेंथ। ये आपका स्पान लेंथ है, और क्वेश्चन में गिवन है जो WL इक्वल टू कैपिटल W।
ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया। तो हम लोग का डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला पता है। अगर सिंपली सपोर्टेड बीम विथ पॉइंट लोड है आपका आएगा WL/Q बाय 40/80 है, स्टैंडर्ड वैल्यू है, इसको याद रखना पड़ेगा। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो आपका ये होगा स्मॉल w 4/384 ये। तो WL/W दे दिया है तो इसका 5 WL/384 EI होगा। तो रेशियो B/A, B/A, डेल B/डेल A आपका हो जाएगा 5WL/384 EI। ये नीचे रहेगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई होके 48 EI ऊपर आ जाएगा। WL/Q ये कट गया, EI कट जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 48 × 5/384 4 से कटेंगे तो ये 12, ये कटेंगे तो 96, 8 चलो होगा 5/8। 5/8 किधर है? ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 16। मैच द फॉलोइंग रिलेटेड टू टाइप ऑफ स्टील एंड इट्स प्रोडक्ट। ये में दिया है माइल्ड स्टील, टूल स्टील, मीडियम कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील। और इसमें आपका कॉलम 2 में दिया है हैमर, क्रेन हुक, मिलिंग कटर, कमर्शियल बीम। तो इसको हम लोग देखेंगे तो माइल्ड स्टील तो हमेशा कमर्शियल बीम में ही यूज होता है। टूल स्टील देखेंगे, टूल से पता चलता है मिलिंग कटर होगा। मीडियम कार्बन स्टील और हाई कार्बन स्टील। मीडियम कार्बन स्टील आपका तो हम लोग का ए हो गया 4, ए 4 किसमें ये दोनों में है, तो ये दोनों में है, किसी आंसर होगा। बी टूल स्टील, बी आपका 3 है तो बी निकल गया, ये 1 और 2 होगा। तो करेक्ट आंसर इसका डी। 17 डक्टिलिटी, टफनेस, एंड्योरेंस लिमिट, रेजिस्टेंस टू पेनिट्रेशन। इसमें सब टेस्ट सब दिया है, मेटेरियल टेस्ट। तो इसको हम देखेंगे तो डक्टिलिटी होगा हम लोग का टेंशन टेस्ट, टफनेस जो होता है ये इम्पैक्ट टेस्ट, एंड्योरेंस लिमिट होता है ये आपका फैटिग लिमिट में, रेजिस्टेंस टू पेनिट्रेशन आपका हार्डनेस टेस्ट। तो ये हो गया आंसर आपका। ए हो गया 3, बी हो गया 1, सी हो गया आपका 2, डी हो गया आपका 4। 3 1 2 तो आपका सी होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। A hemispherical end of pressure vessel is fastened to cylindrical portion of pressure vessel with the help of gasket, bolt and lock nut. The bolt are subjected to। बोल्ट हमेशा आपका टेंसाइल स्ट्रेस लेता है। और कभी पूछता है कि बोल्ट अगर वाशर रख के बोल्ट अगर कसेंगे तो वाशर में कौन सा स्ट्रेस आएगा, वो वाशर में हमेशा कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस रहता है। तो इसमें बोल्ट पूछा है, बोल्ट हमेशा टेंसाइल स्ट्रेस रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 देखते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन बिटवीन न्यूटन्स मॉडुलस E एंड रिजिडिटी मॉडुलस G एंड पॉइजन्स रेशियो। डायरेक्ट रिलेशन है, E = 2G1 + μ। सी होगा करेक्ट आंसर। 3 तो रिलेशन है, ये एक तो है और एक तो है। E = 3K1 - 2 μ और एक तो है E = 9kg/3K + G। 3K + G ये तीनों में से आपका
क्वेश्चन आता है मैक्सिमम. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21. A block of mass 20 kg placed on a horizontal surface. मास दे दिया है 20 kg जो कि एक हॉरिजॉन्टल सरफेस में है. कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एंड कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड सरफेस. स्टैटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट दिया है 0.5, काइनेटिक का दिया है 0.4. What is the minimum force equal to applied on the block in horizontal direction so that the block just start to move? बोला कि कितना मिनिमम फोर्स देंगे तो वो मूव करेगा. तो ये हमारा फोर्स अप्लाइड है. इसका अगर फ्री बॉडी डायग्राम करेंगे हम तो ये आपका वेट mg आ जाएगा. यहाँ आपका नॉर्मल फोर्स आ जाएगा और हम लोग इस तरफ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो फोर्स आपका अपोजिट में लगेगा. तो जी हम लोग का दिया है इधर गिवन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो हम लोग को पता है कि ये ब्लॉक अब स्टैटिक पोजीशन में है तो हम लोग का स्टैटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है. जब बॉडी मूव करेगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन यूज होगा. तो हम लोग को पता है तो n इक्वल टू mg. तो m दिया है 20, g दिया है 10, तो हम लोग का 200 न्यूटन आ गया. और हम लोग का F इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स, ये आपका वैल्यू है म्यू n होता है. म्यू आपका स्टैटिक वाला होता है 0.5 है. ये 200 का 0.5 तो 100 न्यूटन हुआ. ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ये लगता है सेमी क्वेश्चन है दो बार आ गया. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22. इन एन इम्पल्स रिएक्शन टर्बाइन द एंथैल्पी ड्रॉप इन फिक्स्ड एंड मूविंग ब्लेड आर 20 किलोजूल पर kg and 40 किलोजूल पर kg रेस्पेक्टिव. देन डिग्री ऑफ रिएक्शन. डिग्री ऑफ रिएक्शन का डायरेक्ट फॉर्मूला है डिग्री ऑफ रिएक्शन चेंज इन एंथैल्पी इन मूविंग ब्लेड बाय चेंज इन एंथैल्पी इन फिक्स्ड ब्लेड प्लस चेंज इन एंथैल्पी इन मूविंग ब्लेड. इसको टोटल एंथैल्पी ड्रॉप भी बोल सकते हैं. तो मूविंग ब्लेड में 40, ये आ गया 20 प्लस 40, ये 40/60, 2/3 इक्वल टू 0.66. तो ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 23. परसेंटेज ऑफ कार्बन इन कास्ट आयरन. कास्ट आयरन में कार्बन परसेंटेज से ज़्यादा रहता है तो ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन डी होगा करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं. यंग्स मॉडुलस ऑफ रिजिड बल्क मॉडुलस पॉइजनस रेशियो. ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है. तो आपका यंग्स मॉडुलस जो होता है वो आपका नॉर्मल स्ट्रेन में आएगा. मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी आपका शियर स्ट्रेन में आएगा. बल्क मॉडुलस आपका वॉल्यूमेट्रिक में, पॉइजनस रेशियो आपका ट्रांसवर्स स्ट्रेन में. तो ए आपका 2 हो गया, बी हो गया 1, सी हो गया आपका 4 और डी हो गया 3. 2 1 4 3 2 1 4 3 किसमें है 2 1 4 3 सी होगा आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट लेटरल स्ट्रेन व्हेन देयर इज नो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन बिकॉज ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल फ्लोस. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट लेटरल स्ट्रेन. लेटरल स्ट्रेन जो होता है चेंज इन डायमीटर. इसमें कौन सा मेटल में चेंज इन आयरन रबर को छोड़ दीजिए. कॉपर और ब्रोंज में कॉपर ही होगा. ब्रोंज ज़्यादा लेटरल स्ट्रेन नहीं होगा, वो हार्ड होता है. सी होगा राइट आंसर. 26. Two shafts of same material, one hollow, other solid, cross section have equal outer diameter. The inner diameter of hollow shaft is half of outside diameter. Then the ratio hollow to solid पूछा है.
बोला कि एक सॉलिड है, सॉलिड शाफ्ट है जिसका डायमीटर डी है, और एक होलो है। होलो का बोला है आउटर डी है, इनर आपका स्मॉल डी ले लेते हैं कि इनर बोला है हाफ ऑफ आउटर। तो हम लोग को पता है टॉर्क का फॉर्मूला पाई/16 टाउ डी। और इन केस ऑफ होलो का हो गया तो पाई/16 टाउ डी क्यू 1 - k/4। दोनों में देखेंगे तो अगर रेशियो करेंगे तो ये आपका एक्स्ट्रा टर्म आ गया। के जो होता है आपका d/d होता है, स्मॉल d/कैपिटल डी। तो अगर होलो बाय सॉलिड रेशियो निकालेंगे तो 1 - k/4 ही बचेगा। 1 - k हो गया आपका। रेशियो निकालेंगे तो ये 1/2 इसको सॉल्व करेंगे तो 1 - 1/16 15/16 होलो बाय सॉलिड। ये बहुत बार पूछा गया, इधर दो तरह से पूछेगा, इधर सॉलिड बाय होलो पूछ देगा जिसका 16/15 होगा, इसका रिवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27। मैच द फॉलोइंग रिलेटेड टू थ्योरीज ऑफ फेल्योर। थ्योरीज ऑफ फेल्योर, ये थ्योरीज है, इसका इसमें कॉलम बी में साइंटिस्ट का कौन किस थ्योरी दिया है। मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी ये दिया है रैंकाइन ने। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी ये दिया है गियर्स्टेन-ट्रेस का। मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी ये हेक्स थ्योरी है। मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी ये फॉन मिसेस है। तो अगर देखेंगे ए बी सी डी, ए हो गया 4, बी हो गया 3, सी हो गया 2, ए 1 4 3 2 1 4 3 2 1 आपका ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रेडियस इज डबल्ड एंड एंगुलर स्पीड इज रिड्यूस्ड टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू, द सेंट्रिफिकल फोर्स रिलेटेड टू इट्स ओरिजिनल वैल्यू। सेंट्रिफिकल फोर्स हम लोग को पता है F = mr²। बोला है कि रेडियस डबल कर देंगे, ठीक है, और 2r कर देंगे एंड इट्स एंगुलर स्पीड इज रिड्यूस टू हाफ ω/2 कर देंगे तो क्या होगा m 2r ω²/4। तो ये कट जाएगा तो mr ω²/2। तो इसका /2, इसमें पहले में ये है आपका ओरिजिनल वैल्यू, इसमें /2 हो रहा है तो 0.5 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। गन मेटल व्हिच इज यूज्ड इन जर्नल बेयरिंग कंटेंट्स। गन मेटल जो होता है उसको रेड ब्रास भी बोलते हैं। रेड ब्रास जो होता है ब्रोंज अलग आता है। तो हम लोग को पता है ब्रोंज किससे बनता है, कॉपर प्लस टीन। ब्रोंज होता है कॉपर प्लस टीन, और गन मेटल में और एक चीज़ होता है जिंक ऐड होता है। तो कॉपर होता है 88, ये 10, ये 2%। तो इसको देखेंगे तो ऑप्शन ए ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सॉलिड स्टेट वेल्डिंग प्रोसेस। सॉलिड स्टेट वेल्डिंग प्रोसेस मतलब नो आपका फिलर मेटल कोई यूज नहीं होगा। आपका ऑटोजेनस वेल्डिंग बोलते हैं, ऑटोजेनस वेल्डिंग। तो ऑप्शन से देखें फ्रिक्शन वेल्डिंग, पूरा आंसर ऑप्शन सी ऑटोजेनस। आपका सॉलिड स्टेट वेल्डिंग में आपका एक होता है डिफ्यूजन वेल्डिंग, एक होता है फ्रिक्शन वेल्डिंग, और एक वेल्डिंग है उसको फोर वेल्डिंग है, जो भी आपका सॉलिड स्टेट वेल्डिंग में आता है।
आपका फ्रिक्शन वेल्डिंग में क्या होता है, सपोज इसको आपको वेल्डिंग करना है, इसको हम लोग एक्सेल मूवमेंट देंगे और इसको और एक पार्ट को जिसको हम इसके साथ वेल्ड करेंगे, इसको हम लोग रोटेशन कराएंगे। तो ड्यू टू आपका रेजिस्टेंस हीट फॉर्मेशन होगा, फिर हीट फॉर्मेशन, फ्रिक्शन से हीट फॉर्मेशन होगा, हीट फॉर्मेशन से आपका वेल्डिंग हो जाएगा। तो ये एक सॉलिड स्टेट वेल्डिंग प्रोसेस है। ऑप्शन सी और थैंक यू फ्रेंड्स।